बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बाबर अवान और आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू। हमने स्टेट्स 301 का जो लेक्चर का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें लेक्चर नंबर 17 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 16 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है और इसको लेके हम चल रहे हैं। ताहम इसमें मज़ीद हम एडिशन करेंगे शाहिद जमाल साहब की बुक से, जो इससे रिलेटेड टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए हैं। उनके प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेज़ होंगी उनको भी हम शामिल करेंगे, ताहम वक्ती तौर पे हम ये सिलसिला वीयू का जो सिलेबस है इसी को लेके चल रहे हैं। इन लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइजेज़ को लेके चलेंगे शाहिद जमाल साहब की बुक जो है उससे, और वो भी हल करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस और इवेंट्स के ऊपर होगा। कोशिश होगी कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अगर कोई टॉपिक रह जाता है, क्योंकि वीडियो को 20-24 मिनट या इससे ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो काउंटिंग रूल्स के अंदर एज डिस्कस इन लास्ट लेक्चर के कुछ रूल्स हैं जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम जो है उनके सर्टेन सिचुएशन जो होती हैं, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उनको हम काउंटिंग रूल कहते हैं, जिसमें हमने फिर मल्टीपल चॉइसेस जो है वो बात की और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जो है वो बात आज कर रहे हैं। तो रूल फॉर परम्यूटेशन हम देखते हैं। परम्यूटेशन क्या होती है? अ परम्यूटेशन इज़ एनी ऑर्डर सबसेट फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा सेट होते हैं वो हमने सेट के पहले भी कहा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो परम्यूटेशन जो है वो उसका ऑर्डर है उन सब सेट का। सब सेट जो होंगे उनका जो ऑर्डर है वो परम्यूटेशन। अगर हमारे पास एक सेट है ए और बी, तो वन परम्यूटेशन इज़ ए बी, अदर इज़ बी ए। इसी तरीके से हम परम्यूटेशन को जब कैलकुलेट करते हैं या फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है फार्मूला या जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, एन पी आर। और एन जो है वो एक एन पी आर जो ये परम्यूटेशन है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1, या इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या है और r क्या है? ठीक है। अब 7 का अगर आपने फैक्टोरियल मालूम, 7 का जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल से मुराद ये होगी कि जिस चीज़ का फैक्टोरियल 7 का है, 5 का है, 2 का है, जिसका भी है, उसको मल्टीप्लाई करना है रिवर्स में, ऑर्डर में। यानी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1
डिसेंडिंग ऑर्डर 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं, ठीक है जी। हमने पहले भी एक मिसाल ली थी जिसके अंदर सैंडविच की बात की थी, और उसके अंदर हमने पिछले जो चैप्टर के अंदर, और उसकी जो है ऑप्शन जो आ रहे थे, कम्बिनेशन बन रहे थे, वो 24 बन रहे थे। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का है कि क्लब जो है वो उसमें कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, के उसके 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर मतलब n है हमारे पास। उन 4 मेंबर में से जो है ना, वे आप देयर फॉर सेलेक्टिंग 3 ऑफिसर, आपने 3 ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। यहाँ तक समझ लें कि कुल 4 मेंबर हैं, और 4 में से 3 आपने सेलेक्ट करने हैं, किसी काम के लिए भी हो, सेक्रेटरी के लिए हो, प्रेसिडेंट के लिए हो, ट्रेजरर के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, और किसी हाउस कीपिंग के लिए हो, फलां के लिए हो, ये के लिए हो, वो के लिए, जो भी हो, XYZ। लेकिन यहाँ पे जो देखना है n वो है जो आपके टोटल नंबर है, और r वो हैं जो उन नंबर में से, यानी टोटल सेट्स में से जो आपने सेट लेने हैं। तो NPR का मतलब हो गया कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो आपको पता है 4 में से 3 निकालें तो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का भी पता है आपको क्या होगा, वो 1 होगा। इसलिए 4 का फैक्टोरियल था 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास ये 24 आ गया। अब इसको डायग्राम के जरिए भी बताया गया, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है उसके लिए सैम्पल स्पेस जो बनाई गई है। तो ABCD 4 लोग हैं टोटल, और उन 4 में से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं। तो हो सकता है BCD हो, ACD हो, ABD हो, ABC हो, या DC हो, या BD हो। ये इस तरीके से ये ऑप्शन आपने जो डायग्राम बनानी है। तो ये देखें डायग्राम किस तरीके से बनी। जब A लिया तो उसके आगे 3 ऑप्शन जो है उनमें A मौजूद नहीं था, 3 ऑप्शन में A मौजूद नहीं था। B की बारी, B मौजूद नहीं था। C की बारी, ये देखने इनमें से ये जो है, क्योंकि वो हेड कर रहा है, वो लीड कर रहा है, ये B इसको लीड कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं है। अब जब हमने B के आगे ये वाला बनाया है तो CD है, और AB चूँकि इसके शुरू में आ गए, यहाँ पे A और B यहाँ पे आ गए हैं, लिहाजा वहाँ पे C और D है। तो सिंपल स्पेस इस तरीके से बनानी है आपने 24 की। और ये ट्री डायग्राम बहुत इजी होती है, इससे आप इजीली आप सिंपल स्पेस बना सकते हैं। तो फार्मूले का पता है तो आपने कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है जी, जो भी आपको वैल्यू दी होगी। और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, वो परमुटेशन थे, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ और ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड विदाउट रिगार्ड ऑफ देयर ऑर्डर, जिनमें ऑर्डर को मलूज़ खातर नहीं रखा जाता, फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो वही है, NPR था, यहाँ पे NCR है, कम्बिनेशन है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और फिर ये देखें, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल
ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला यहाँ तक वही है जो परमुटेशन का फार्मूला था, फ़र्क इसमें सिर्फ आर फैक्टोरियल अज़ाफ़ी आया है, ये वाला दायरे के अंदर जो है ये अज़ाफ़ी आ गया, थोड़ा सा फ़र्क हुआ है कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का। कॉम्बिनेशन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का, उसके अंदर आर्डर नहीं मलूज़ खातर रखा जाता, ठीक है। तो परमुटेशन के अंदर आपने आर्डर को मद्देनज़र रखना होता है। अब इसकी मिसाल करते हैं। यहाँ पे ये बायनॉमियल कोएफ़िशिएंट की बात की गई है, तो इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि NCR इज़ आल्सो कॉल्ड बायनॉमियल कोएफ़िशिएंट। बायनॉमियल कोएफ़िशिएंट जो है इसको कहा जाता है NCR को, जो आपकी कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। अब इसकी मिसाल अमल करते हैं। तो ये मिसाल अमल करते हैं जी, ये वाली करते हैं। In how many ways a person draw a hand of 5 cards from a well shuffled ordinary deck of 52 cards? कुल 52 कार्ड्स होते हैं जो ताश वगैरह खेलते हैं जी है, उसके अंदर जो है वो आपके जो है वो 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें फिर हाफ रेड होते हैं और हाफ जो है वो आपके ब्लैक होते हैं। फिर आपके किंग, क्वीन और जैक होते हैं, उनके अंदर 4-4, और एक जो एम होता है 4, वो भी होते हैं ए वाले। तो इस तरीके से 52 कार्ड्स हैं, और उसमें से वो कहता है कि ए पर्सन ड्रा 5 कार्ड्स। तो यहाँ पे NCR बना, N 52 है और R जो है उस 52 में से आपने 5 निकालने हैं। तो जब 52 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय जो है वो 5 का फैक्टोरियल आया, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो आपके पास आंसर यहाँ पे सामने स्क्रीन पे जो आ रहा है। तो NCR और NPR में फ़र्क आर्डर का है। किस चीज़ का है? आर्डर का। जब आर्डर की बात होगी तो फिर वो NPR, जब आर्डर की बात नहीं होगी तो फिर NCR। रैंडम एक्सपेरिमेंट which produce different result even though it is repeated a large number of times under essential similar condition called random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जो डिफरेंट रिज़ल्ट शो करता है, चाहे उसको बार बार रिपीट किया जाए, उसके ऊपर बार बार ऑपरेट किया जाए, लेकिन आंसर जो आया वो डिफरेंट। अब टॉसिंग ऑफ योर कॉइन, अगर हम कॉइन को थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, या डाई को करते हैं, या कार्ड को करते हैं, तो उनमें जो होते हैं आउटपुट जो उसकी आती है, जब एक दफ़ा आपने टॉस किया कॉइन को, तो उसका जो हो सकता है उस बार हेड आया है, दूसरी बार करेंगे तो टेल आ जाए, और मुमकिन है वो हेड भी आ सकता है।
लेकिन अमूमन हम इसको कंसीडर करते हैं कि इसका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। इसी तरीके से आप एक डाइस आपको उसको करते हैं, रोल करते हैं, तो अगर एक बार पहली बार में एक आया है तो दूसरी बार में ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही आएगा, वो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी। तो जो रिज़ल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको हम अगर डिस्कस करें तो कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, एनी नंबर ऑफ टाइम। हम इसको एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, थ्योरी के लिहाज से भी कर सकते हैं और अमली तौर पे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कैद नहीं है कि इतनी दफ़ा होगा, 1 दफ़ा होगा, या 5 दफ़ा होगा, या 10 दफ़ा आप इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे। जितनी बार मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स होंगी, ठीक है। जब उसकी 1 पॉसिबल आउटकम हो तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये कैद लगा दी गई है भाई, कैद ये लगा दी गई है कि इसकी आउटकम जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा आनी चाहिए रैंडम की। इससे कम है तो वो फिर रैंडम नहीं कहलाएगा। आउटकम ऑफ ईच रिपीटेशन is unpredictable, has some degree of uncertainty। तो ये रैंडम का सबसे अहम हिस्सा समझो मेरी तरफ से, मैं जो समझता हूँ कि भाई रैंडम के अंदर हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका रिज़ल्ट फर्क करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, या 2 आएगा या 4 आएगा, या किंग आएगा या क्वीन आएगा। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये प्रिडिक्शन के ऊपर भी कदम लग गया यहाँ पे। अच्छा जी, कंसिडरिंग द मोर रियलिस्टिक एग्जांपल, तो हमने जो है इसको लेके चलते हैं आगे। तो ये कहता है कि जी जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्कस की गई हैं, दिस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू कैन बी रिपीटेड ए लाइन नंबर ऑफ टाइम। तो हमने कहा कि वो कितनी मरतबा, जितनी मरतबा दिल करता है आप इसको रिपीट कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं। ईच इंटरव्यू देर आर एट लीस्ट 2 पॉसिबल रिप्लाई, आई एम स्मोकर, आई एम नॉट स्मोकर। तो 2 कम अज़ कम 2 कम अज़ कम 2 इसकी जो आउटकम होनी चाहिए। और फॉलोइंग आंसर इज़ नॉट नॉन इन एडवांस, हमें पता है प्रिडिक्शन नहीं होती। अब सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। सेट consisting of all possible outcome that can result from a random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो हम आउटकम निकालते हैं, जो हमें आउटकम मिलती है, उसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। जो सैम्पल है उसकी स्पेस आउटकम, और उसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं। तो हेड के कॉइन के लिए हेड और टेल है, और जो डाइस है उसके लिए 1 2 3 4 5 6 है, और इसी तरीके से जो कार्ड्स हैं तो उनके लिए 52 जो, ठीक है जी। तो ये अब सैम्पल स्पेस ये बनी हुई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ये सैम्पल स्पेस बनी हुई है जी। सैम्पल स्पेस इसमें 1 1 1 2 1 3 1 5 4 1 5 1 6
ऐसे 2 1 2 2 2 3 3 2 5 2 6। इवेंट क्या होता है? स्पेस वो होती है जो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं, वो स्पेस है। इवेंट क्या है? जो स्पेस हमने लिए, सैंपल स्पेस लिए, उसके अंदर जो आपका सब सेट होगा वो इवेंट होगा। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं 1 1 है, सबसे पहला ग्रुप जो है, पेयर ऑर्डर जो है, तो वो पहला जो है वो आपका क्या है? इवेंट है। ठीक है। सिंपल और कंपाउंड एरर और इवेंट्स, तो वो सिंपल इवेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है जी, ये बात है। और एन इवेंट ए सेट टू अकर इफ एंड ओनली इफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कॉरेस्पॉन्डेड टू सम एलिमेंट ऑफ ए। हमने कहा इवेंट होता है जो उसका सबसेट होता है, वो जो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो कंपाउंड ऊपर बने हुए हैं सिंपल स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है। और इवेंट एक कार्य कब होगा? जब कब कहेंगे कि एक इवेंट जो है वो वाक़या हो चुका है, वो उस वक्त कहेंगे जब आउटकम जो होगी एक्सपेरिमेंट की वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी उस इवेंट के किसी एलिमेंट से। ठीक है जी, ये इसकी मिसाल दी हुई है नीचे। और कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है, नॉट ए डिनोटेड बाय ए कम्प्लीमेंट, ये नेगेशन होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया। उल्ट कर देता है ये। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 2 इवेंट हैं सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे, डिसजॉइंट भी होंगे। जब कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। हमें पता है कि डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब एक इवेंट होता है, तो अगर ए का इवेंट हो रहा है तो बी का इवेंट उस वक्त नहीं होगा। दोनों इवेंट सेम टाइम पे नहीं होंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। टॉस अ कॉइन, वी गेट एदर अ हेड और अ टेल बट नॉट बोथ। आपको पता है कि सिक्का उछालेंगे, यह हेड आएगा, ये टेल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों आ जाए, हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। ये एक सिक्के के साथ मुमकिन नहीं है। 2 सिक्के उछालें तो हो सकता है दोनों के साथ 2 हेड आ जाए, लेकिन एक के साथ नहीं है। इसलिए ये कदगन है यहाँ पे कि सेम एक्सपेरिमेंट, उसी एक्सपेरिमेंट में जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस वक्त होंगे जब आपका जो उनके अकरेंस जो है वो एट द सेम टाइम नहीं होगी। उसके बाद है events are said to be collectively exhaustive when union of mutually exclusive event is equal to the entire sample space। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है आपके जो है इवेंट्स हैं, उनका अगर यूनियन लिया जाए तो सैम्पल स्पेस बन जाए, तो वह फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। The coin tossing experiment head and tail are collectively exhaustive event। हेड और टेल दोनों जो है वो दोनों मिलके एग्जॉस्टिव हो जाते हैं। पार्टीशन ऑफ द सिंपल स्पेस, हम एक सिंपल स्पेस है
तो उसमें से अगर ए को शो करना चाहते हैं तो इस तरीके से शो करेंगे जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। ये उसकी कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंटेड शेडेड, यानी कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि उस एस पे से ए को निकाल दिया गया है, एस में से ए को निकाल दिया गया है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये इवेंट्स का याद रखें क्योंकि जब आपको इवेंट्स की समझ आएगी तो आगे कहानी चलेगी। और ये वो सवाल हैं जो आगे चल के मिड में भी आने वाले हैं और मिड के बाद भी ये सिलसिला परमुटेशन और कम्बिनेशन का चल रहा है। तो इवेंट म्यूचुअली आपने देखा कि उनके अंदर कोई कॉमन चीज़ नहीं थी, एक्सक्लूसिव जो थी। एग्जॉस्टिव के अंदर जो है वो दोनों जो इवेंट है वो जब उनको जोड़ दिया जाए तो आपका जोड़ने से, यूनियन करने से वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गए। लाइकली इवेंट कौन से हुए? वो ए और बी अगर हैं दो इवेंट तो उनको लाइकली कहा जाएगा जब एक इवेंट, वन इवेंट इज लाइकली टू अकर एज अदर। In the other word, each event should occur in equal number in repeated trial। तो इक्वल नंबर में जो है वो कोई इवेंट अकर हो, जैसे ए अकर हुआ है इसी तरीके से बी अकर हो। जैसे ए का वाक़या हुआ है इसी तरीके से बी भी वाक़या हो। तो इसकी मिसाल लेते हैं, कॉइन इज टॉस, हेड इज लाइकली टू अपीयर एज द टेल एंड प्रोपोर्शन आफ्टर टाइम ईच साइड इज एक्सपेक्टेड टू बी 1/2। ये म्यूचुअली लाइकली, यानी हेड आपको आए या टेल आए, जब बराबर बराबर चांसेस हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लाइकली जो है इवेंट जो है इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है, इक्वली लाइकली का मतलब है कि अगर आपका जो इवेंट अगर हुए हैं उनके चांसेस एक जैसे होने चाहिए, सेम चांसेस हों। आप सिक्का उछालते हैं तो उसका चांस है 1/2, या हेड आएगा या टेल आएगा, हाफ चांस है। इसी तरीके से आप डाइस को रोल करते हैं तो उस वक्त आपके जो है 6 पॉसिबिलिटी है वहाँ एक डाइस की, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो 1/6 डाइस के लिए पे का है। अगर उसका ये कार्ड है आपके तो कार्ड के लिए 1/52 ये लाइकली इवेंट्स होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज़ करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करें बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू को, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का जो हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कुछ अप्रोचेज़ हैं जो प्रोबेबिलिटी की हैं, उनको हम करेंगे डिस्कस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।